हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू एनसीईआरटी फिजिक्स पढ़ना चैनल। मेरा नाम है विक्रम और हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 5 फिजिक्स। तो इससे लास्ट लेक्चर में हमने जो किया था वो था कैपेसिटर के बारे में। किसके बारे में? कैपेसिटर के बारे में। तो आज की जो क्लास है हमारी वो रहेगी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बारे में। इस चीज़ के बारे में, कैपेसिटर। पिछली वाली जो क्लास थी उसमें हमने कैपेसिटेंस निकाला था, जिसका बेसिक फॉर्मूला होता है Q इक्वल्स टू सी वी। तो सी इक्वल हो जाएगा Q अपॉन वी। ठीक है ना, इस तरीके से। तो हम हमारी जो क्लास है वो आज है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बारे में। प्लेट कैपेसिटर के बारे में। ठीक है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसका। तो थोड़ा ध्यान से देखिए आप। चलिए, क्या बात है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर होता क्या है कि इसमें बेसिकली हमारे पास दो प्लेट्स होती है। क्या होती है? दो प्लेट्स होती है, ऐसे पैरेलल प्लेट्स। ठीक है, ये 3D फॉर्म में है एक तरीके से, अंदर भी है इस तरीके से। इनका कुछ ना कुछ पर्टिकुलर एरिया होगा, एक तरीके से कुछ ना कुछ पर्टिकुलर एरिया होगा। तो इसका कुछ ना कुछ पर्टिकुलर एरिया होगा। दूसरी बात, ये नॉन कंडक्टिंग है, मतलब कंडक्टिव नेचर की नहीं है। इसका मतलब ये है कि जैसे इस पे एक पॉजिटिव चार्ज की लेयर ही है। इस पे अगर मान लो इस पे अगर पॉजिटिव चार्ज में बनाऊं तो केवल और केवल एक पॉजिटिव चार्ज की लेयर है, नॉन कंडक्टिंग है, जो इधर भी इलेक्ट्रिक फील्ड को प्रोड्यूस करती है पॉइंट चार्जेस की वजह से, और इधर भी इलेक्ट्रिक फील्ड को प्रोड्यूस करती है। ठीक है, ऐसे ही यह भी एक प्लेट है जिसका एरिया ए है और इसके ऊपर जो चार्ज है वो नेगेटिव है। क्या है? नेगेटिव। तो आप ये ध्यान रखिए, है ना। और ये भी नॉन कंडक्टिंग है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ से इसका इस प्लेट का एरिया है A1, माना कि इस जो चार्ज है वो Q है। ठीक है, और पॉजिटिव चार्ज है। दूसरा, इस पे जो सरफेस चार्ज डेंसिटी रहेगी वो क्या रहेगी? प्लस सिग्मा। क्या रहेगी? प्लस सिग्मा, क्योंकि वो सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होता है? Q डिवाइड बाई A, तो चार्ज पर यूनिट एरिया, मतलब इन दोनों का डिवाइड होगा वो सरफेस चार्ज डेंसिटी रहेगा इसमें। ठीक है, एक बात तो ये ध्यान रखिए। दूसरा, यहाँ जो एरिया है वो भी ए ही है, यहाँ जो चार्ज इसके ऊपर वो माइनस Q है, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है। ठीक है, पर जो चार्ज की जो पोलैरिटी है वो डिफरेंट है। ठीक है, ये ध्यान रखिए यहाँ से। दूसरा, इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है, इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो कम d है। क्या है? d है। और यहां से लेके यहां तक जो लेंथ है दोनों प्लेट्स की वो l है। क्या है? l। ठीक है, चलिए। तो अब मैं एक बात है, इन दोनों में यहाँ पॉजिटिव चार्जेस है और यहाँ नेगेटिव चार्जेस है। तो मुझे हम लोग ये जानते हैं कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है वो पॉजिटिव चार्ज से चलकर नेगेटिव चार्ज की तरफ आती है। ऐसा ही पॉजिटिव चार्ज से चल के ये नेगेटिव चार्ज की तरफ आती है, जिसकी वजह से इसमें एक इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप होता है। क्या सेटअप होता है? एक इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप होता है। इस तरीके से हम लोग इसको मान लेते हैं। तो मैंने ये माना कि इन दोनों प्लेट्स के बीच में एक इलेक्ट्रिक फील्ड है E। क्या है? इन दोनों प्लेट्स के बीच में एक इलेक्ट्रिक फील्ड है E। एक बात और है, एक बात ये है कि जो यहाँ इस पे जो वोल्टेज है, मान लो कि ये वन प्लेट है, प्लेट नंबर 1 है, तो इसके ऊपर वोल्टेज है V1। ये प्लेट नंबर 2 है, तो इन दोनों इसके बीच में इसके ऊपर जो वोल्टेज है V2 है। ठीक है ना। अच्छा, एक बात तो ध्यान रखना कि यहाँ इसके ऊपर V1 है, इसके ऊपर V2 है, तो ध्यान रखना कि V1 इज ग्रेटर देन V2। ठीक है, तभी तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस किधर से किधर जा रही है? इधर जा रही है। ये ध्यान रखना। क्या बोले हम ये बता सकते हैं कि V1 इज ग्रेटर देन V2। ठीक है, इस वजह से हम बोल सकते हैं कि इसके और इसके बीच में कुछ ना कुछ पोटेंशियल डिफरेंस होगा, है ना। तो V इज नथिंग बट पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन V1 एंड V2। तो यहाँ पे ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो क्या रहेगा? दोनों प्लेट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस की तरह हम इसको यूज करेंगे। ठीक है, जहां भी हो कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ तक समझ में आता है क्या आपको? अब ध्यान से सुनिए। अब हम लोग ये मानते हैं, इसको थोड़ा सा इधर बना लीजिए, गड़बड़ हो जाएगा, तो थोड़ा सा नीचे लिख लेते हैं। V1 इज ग्रेटर देन V2, so V is a potential difference which is V1 minus V2। ये ध्यान रखिए। ओके, अब सुनिए मेरी बात। अब क्या बोलता है यहाँ से कि ऐसे कहता है कि ये सिस्टम बनाता है। क्या बनाता है? ये सिस्टम बनाता है जो जिसका हमको कैपेसिटेंस निकालना है। ठीक है ना, C कैपेसिटी निकालनी है कि कितने चार्ज को स्टोर कर सकता है ना। तो
बेसिकली पिछली क्लास में हमने जो सीखा था वो इस तरीके से था कि Q इक्वल्स टू C इक्वल्स टू Q अपॉन V, C इक्वल्स टू Q अपॉन V, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। अब देखो हमको Q तो दे रखा है, क्या कर रखा है, Q दे रखा है। अब जो मुझे डेरिवेशन करना है वो इसका C का करना है, तो C चाहिए मुझे, तो Q तो दे रखा है, V चाहिए, क्या चाहिए, V चाहिए। V कैसे आएगा, V आएगा, एक फॉर्मूला है हमारे पास कि दो प्लेट्स के बीच में, मतलब ये V आएगा वो E की हेल्प से आएगा, इस तरीके समझ लीजिए आप, वो बाद में बता देंगे। और E आएगा वो कुछ नहीं है, वो सिंपल जो हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकाले थे उसकी वजह से आ जाएगा, जो फर्स्ट चैप्टर में हमने डिस्कस किया है। तो सबसे पहले हमारा जो काम है वो एक तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, जिसके बाद में हमको वोल्टेज निकालना है। ठीक है, क्या निकालना है, वोल्टेज कितना रहेगा इलेक्ट्रिक फील्ड की टर्म्स में, और उसके बाद में C आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से समझिए। तो हम लोग इसमें कुछ लिखेंगे, क्या चीज, अच्छा ये D क्या है, डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेट्स। ध्यान से देखिए, कंसीडर two plates which are parallel, which are parallel to each other and for these for a uniform electric field, between two plates, L should be very greater than D। जैसे कह रहा है कि हमारे पास दो पैरेलल प्लेट्स हैं which are parallel to each other, दोनों को। अब क्या कहता है कि इन दोनों के बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, ये इलेक्ट्रिक फील्ड को अगर यूनिफॉर्म होना है, क्या होना है, यूनिफॉर्म होना है, एक जैसा होना है इस प्लेट्स के पूरे एरिया के लिए। ऐसे है प्लेट्स, इसका भी कुछ पर्टिकुलर एरिया है, तो इन दोनों के बीच में ये यूनिफॉर्म होना है एक जैसा। ठीक है, कि भाई मैं यहाँ निकालूं इलेक्ट्रिक फील्ड और सारे को पता लग जाए कि उतना ही रहेगा सब। ठीक है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा कि ये जो डी डिस्टेंस है ये इसके रेफरेंस में बहुत कम होनी चाहिए, है ना। डी डिस्टेंस है वो इसके कंपैरिजन में, डी डिस्टेंस है और उसके लेंथ के कंपैरिजन में बहुत कम होनी चाहिए। ठीक है, चलिए, तो इसीलिए हम लिखते हैं क्या, L इज वेरी ग्रेटर देन D, मतलब ये बहुत कम लेना चाहिए। अभी हमको दिखाई दे रहा है कि लगभग बराबर है, ऐसा होगा नहीं। ठीक है, चलिए, इसके बाद में अगर स्क्वायर करता हूं दोनों तरफ, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, क्या इधर स्क्वायर किया तो L स्क्वायर मस्ट बी वेरी देखो ये 4 ग्रेटर देन है ना, ये और भी बढ़ के और डबल ही हो जाएगा लगभग। तो ये D स्क्वायर से और भी आता, मतलब स्क्वायर करेंगे ना तो ये बहुत ही बड़ा नंबर हो जाएगा, ये इसके कंपेरिजन में बहुत ही छोटा रह जाएगा। जैसे एग्जांपल देखें, जैसे 3 का स्क्वायर इज ग्रेटर देन 2, कितने का अंतर है दोनों में, 1 का। लेकिन इनके स्क्वायर करूं तो 9 और 4, कितने का अंतर आ गया, 5 का। तो ये जो कंपैरिजन है ये बहुत बड़ा हो जाएगा। तो एक तरीके से यहाँ अगर देखो L स्क्वायर क्या होती है, जब भी स्क्वायर की टर्म्स आती है ना वहां एरिया होता है, क्या होता है, एरिया। जैसे मान लो इसको मैं रेक्टेंगुलर मान लूं, ये प्लेट्स को क्या मान लूं, रेक्टेंगुलर क्या, स्क्वायर प्लेट्स है। तो L ये होगी, L उधर होगी, तो ये स्क्वायर हो गया, तो ये एरिया हो गया कि नहीं हो गया इसकी प्लेट का। तो अगर रेक्टेंगुलर है तो भी L स्क्वायर होता है ना एक तरीके से, तो उस चीज में भी हम लोग इसको मान सकते हैं, क्योंकि जो स्क्वायर वाली टर्म्स होती है वो एरिया देती है। तो ये मान लेते हैं अभी इसको कि ये जो L है इतना ही अंदर L है, क्योंकि स्क्वायर है ना, स्क्वायर बनाता है। ठीक है, तो ये एरिया देगा L स्क्वायर विच इज ग्रेटर देन D स्क्वायर से। इसका मतलब क्या बोल सकते हैं, D इज नेग्लिजिबल, D इज, ऐसे लिख लो, D must be, D is negligible, D square लिख लो, is negligible as compared to A, ऐसा किया क्यों है, ऐसा इसलिए किया है कि मुझे यहाँ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए, एक जैसा इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए। तो हमको बहुत बड़ा एरिया लेना पड़ेगा, उनके बीच में बिल्कुल छोटी सी डिस्टेंस लेनी पड़ेगी, मतलब जो प्लेट है उसका एरिया काफी बड़ा हो। तो ठीक है, इस तरीके से। चलिए,
इसके बाद में इसको थोड़ा देख लिया आपने, है ना, ये इंपॉर्टेंट बात है। ये किया क्यों है, ये थोड़ा सा हम लोग अच्छे से देखेंगे। अब इसका मतलब यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब ये हो जाएगा कि अब इसके बीच में यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया ना, तो मैं अगर यहाँ भी इलेक्ट्रिक फील्ड निकालूं तो भी हो जाएगा, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड निकालूं तो भी आएगा। नहीं तो अगर नॉन यूनिफॉर्म हो जाए तो गड़बड़ हो जाएगा, कभी यहाँ निकालना पड़ेगा, कभी यहाँ निकालना पड़ेगा, कभी यहाँ निकालना, सब जगह अलग अलग होगा। तो इसलिए हमने इससे बचने के लिए ये जुगाड़ निकाला है, ऐसे समझ लीजिए आप इसको। ओके, चलिए इसके बाद में आगे आपको जो करना है वो मैं बता देता हूँ। अब मुझे निकालना है इसका कैपेसिटेंस। क्या निकालना है, कैपेसिटेंस, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया कि हमको सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना पड़ेगा, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना पड़ेगा हमको, है ना। तो अब ध्यान से अगर मैं देखूं तो हमने जो फर्स्ट चैप्टर है उसकी क्लास उसमें ये पढ़ा है कि मान लो कोई भी पॉजिटिव प्लेट है, अगर मान लो प्लस प्लस से ऐसे बनी है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होगी वो रेडियली आउटवर्ड होगी, इधर और इधर होगी कि नहीं होगी। एक्चुअली मैं देखूं तो इलेक्ट्रिक फील्ड इसकी वजह से इधर भी होगा, है ना, और इधर भी होगा, होना भी चाहिए, क्योंकि देखो ना इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगी कि नहीं बनाएगी। अब ये भी एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये भी इलेक्ट्रिक फील्ड है, यही तो है ये। एक्चुअली मैं देखूं तो इधर भी कुछ ना कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इसकी वजह से, और इधर भी होगा। तो इधर वाला तो मैंने पहले दिखा दिया, इधर वाला भी होगा, इधर भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, समझ में आती है। ऐसे ही इसके लिए देखो, इसके लिए नेगेटिव जो चार्ज होता है उसके लिए अगर मैं बनाऊं, एक प्लेट बनाऊं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस किधर आएगी, इसमें रेडियली इनवर्ट आएगी। कैसे आएगी, रेडियली इनवर्ट आएगी। तो इसके लिए इधर भी एक इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, इधर भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। इसका मतलब इसके लिए है ना, ये वाली प्लेट है, इसके लिए इधर भी एक इलेक्ट्रिक फील्ड है जिसको मैंने दिखा दिया है, बस इसके अंदर आता हुआ लगेगा। इसकी डायरेक्शन इधर से किधर आ जाएगी, इधर जाएगी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इस तरीके से आएगी, समझ में आता है क्या आपको। तो मैं उसकी इंटेंसिटीज को कैलकुलेट करूंगा, ठीक है। तो मैं यहाँ से 3 रीजन्स को मान लेता हूँ। पहला रीजन है फर्स्ट रीजन, एक तो ये रीजन, एक सेकंड रीजन इसको मान लेते हैं, ये वाला प्लेट की इधर, और थर्ड रीजन में इसको मान लो, है ना। ये कौन सा रीजन है, थर्ड, हम लोग इसको थर्ड रीजन मान लेते हैं। ओके, यहाँ तक समझ में आता है आपको। अब देखिए सबसे पहले अगर मैं देखूं कि इस रीजन में एक पॉइंट ले लिया मैंने कोई सा, अब मुझे ये बताइए इस प्लेट की वजह से इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी किधर रहेगी, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन किधर रहेगी, इधर, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इधर जाएगी। तो मैं इसको प्लेट 1 मान रहा हूँ, है ना, प्लेट 1 है ना ये। तो प्लेट 1 की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी की डायरेक्शन है वो इधर रहेगी, तो E1 लिख दिया। क्या लिख दिया, E1, ठीक है। अब ध्यान सुनिए, अब इस प्लेट की वजह से भी इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी की डायरेक्शन कुछ ना कुछ रहेगी। इसकी वजह से देखो इधर होनी चाहिए, देखो नेगेटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी की डायरेक्शन किधर होनी चाहिए, इधर होनी चाहिए। तो ये बात ध्यान रखना आप, E2 ये हो गया, आया क्या समझ में, है ना। अब दूसरे में भी ऐसे ही है, देखो मान लो यहाँ एक पॉइंट मान लिया मैंने, क्या मान लिया, एक पॉइंट मान लिया। अब देखो ये पॉजिटिव चार्ज है, इसकी वजह से यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी किधर होगी, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कैसे जाएगी, इससे पार ऐसे जाएगी, इस तरीके से आएगी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी E1 इस तरीके से रहेगी, प्लेट 1 की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की, और इसकी वजह से जो इसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जाएगी वो ऐसे जाएगी। तो इसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी डायरेक्शन E2 इधर रहेगी। आता है क्या समझ में आपको, देखो ऊपर और नीचे दोनों डायरेक्शन चेंज हो चुकी है ना। यहाँ तक समझ में आता है क्या आपको। फिर क्या है, इधर देखिए, अगर मैं इधर देखूं, इसमें इस पॉइंट के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस किधर जाएगी, इधर जाएगी, जा रही भी है, ये ग्रीन वाली है ना, जा रही है। तो E1 की डायरेक्शन किधर, इधर। अच्छा, इसके बाद में इस प्लेट के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन किधर होगी, इधर होगी, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आ रही किधर, इधर। ये ध्यान रखना थोड़ा सा, है ना। तो इसके लिए बीच वाला जो पॉइंट है, इसके लिए E2 किधर रहेगा, इधर ही रहेगी। डायरेक्शन देखिए, डायरेक्शन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ध्यान रखिए कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस किधर आ रही है, वही इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी की डायरेक्शन रहेगी। इस बात को अच्छे से समझ लीजिए। इन सबको कैलकुलेट करने के बाद में हम लोग कैलकुलेट करेंगे E1 कितना है, E2 कितना है, और इनमें पहले पुट करके देखेंगे, है ना। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं लिखूंगा 4 रीजन फर्स्ट। तो मैं इसको बोलूंगा E फर्स्ट। तो ये हो जाएगा E1 देखिए ऊपर की तरफ है और E2 नीचे की तरफ। तो अगर मैं E1 ऊपर वाले को प्लस मान लेता हूँ, नीचे वाले को माइनस मान लेता हूँ, तो E1 माइनस E2। ऐसा क्यों, क्योंकि दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी होती है वो वेक्टर क्वांटिटी होती है, तो डायरेक्शन चेंज होने पर बदलेगा, ठीक है। तो E1 की वैल्यू निकालो सबसे पहले, तो किसकी निकालो, E1 की। जो सिंपल E की वैल्यू होती है वो होती है सिग्मा अपॉन
2 एप्सिलॉन नॉट, ये पढ़ा है हमने, कहाँ पढ़ा है, हमने इसको निकाला था फर्स्ट चैप्टर में, ठीक है ना। तो सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट होता है इसके लिए, होता है कि नहीं होता है इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए। अब किसके लिए है, हम प्लस वाले के लिए, किसके लिए है, प्लस वाले के लिए, ठीक है। तो यह प्लस है E1, ठीक है। दूसरा माइनस, इसके लिए जो सिग्मा निकालूंगा तो सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। नॉन कंडक्टिंग के लिए जो फॉर्मूला है वो ये है, 2 अपॉन सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट आता है। और वो दूसरा है, उसके लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी का फॉर्मूला आता है, मतलब जो कंडक्टिंग रहेगा उसके लिए सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट आता है, ठीक है। तो यहाँ 2 आएगा। तो इसकी जो ई फर्स्ट रीजन में जो इलेक्ट्रिक फील्ड की नेट इंटेंसिटी है वो क्या रहेगी, 0। तो यहाँ ध्यान रखना, इन दोनों का जो रिजल्टेंट आएगा वो क्या आएगा, ई फर्स्ट 0 आएगा। क्या आता है, 0। आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है। कोई प्रॉब्लम है किसी को। सेकंड देखिए, फॉर रीजन सेकंड रीजन देखिए ये वाला, इसमें क्या होगा, ई सेकंड निकालेंगे अपन, क्या निकालेंगे, सेकंड। तो देखो ऊपर कौन है, E2 है, फिर डायरेक्शन चेंज हुई है -E1, ठीक है। अब देखिए E2 की वैल्यू कितनी है, हमको मालूम है सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, ये तो है। खाली आपको मैग्नीट्यूड रखना है। कोई बोले सर हमको तो माइनस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट होना चाहिए, नहीं, खाली मैग्नीट्यूड रखना है, क्योंकि फर्स्ट चैप्टर का फॉर्मूला है, उसमें खाली हमको क्या रखना है, बस ये ध्यान रखिए। डायरेक्शन हम ले चुके हैं, क्या ये माइनस यहाँ पे डायरेक्शन ही दिखाता है एक तरीके से, तो हम डायरेक्शन वगैरह ले चुके हैं पहले से। तो फर्स्ट जो चैप्टर है उसके फॉर्मूलाज में आपको सीधा रखना है बिना किसी साइन के, ठीक है। फिर माइनस E1 के लिए कितना है, E1 की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितना था, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, है ना। तो किसी नॉन कंडक्टिंग शीट के लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी होती है वो होती है सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, फर्स्ट के लिए E1 और ये। अच्छा, आंसर कितना आएगा सेकंड का, 0। तो मेरे ख्याल से ये आ जाना चाहिए, सेकंड रीजन के लिए नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आ जाएगा, 0। तो यहाँ भी इसका अगर मैं देखूं तो सेकंड रीजन के लिए जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो 0 हो जाएगा। आता है समझ में, है ना। चलिए, तो 2 निकाल चुके हैं हम यहाँ से, है ना, 2 निकाल चुके हैं यहाँ से, ठीक है। इसके बाद में मैं थर्ड रीजन के लिए देखता हूँ, किसके लिए देखता हूँ, थर्ड रीजन के लिए, ठीक है। थर्ड रीजन के लिए देखते हैं, फोर रीजन थ्री, थर्ड। तो क्या निकालेंगे, ई थर्ड आएगा, क्या आएगा, ई थर्ड। बताइए, E1 किधर, नीचे की तरफ, और E2 भी नीचे की तरफ। तो मैं दोनों को ही ऐड करूंगा, क्या करूंगा, ऐड करूंगा, E1 प्लस E2। अब कोई बोले सर आपने नीचे वाला तो नेगेटिव लिया, ऐसा नहीं है, हमने इसको पॉजिटिव लिया था इस वजह से इसको नेगेटिव लिया, ठीक है ना। मतलब डायरेक्शन दिखानी थी वेक्टर की, लेकिन इसमें कुछ नहीं, दोनों एक जैसे है तो जोड़ना है हमको, ठीक है। वहां अपोजिट है तो माइनस करना है, ठीक है, ये ध्यान रखना। E1 की वैल्यू कितनी है, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, आधा आधा एक हो जाता है, तो ये हो जाएगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। इसको ऐड कर लेना, एलसीएम लेके भी कर सकते हैं। तो ई थर्ड की जो वैल्यू आ रही है वो कितनी आ रही है सर, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये समझ में आता है मेरे को, ठीक है। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इन ये जो पूरा सिस्टम है इसकी वजह से कितना होगा, सो ई कितना हो जाएगा, ई फर्स्ट प्लस ई सेकेंड प्लस ई थर्ड, ऐसा होगा कि नहीं होगा, ये कितना हो जाएगा, ई इज इक्वल टू 0 प्लस सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आ गया, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो मैंने क्या निकाला है, ये जो सिस्टम है इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल दिया। देखो मैंने तुमको बताया था सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे, फिर वोल्टेज निकालेंगे उसकी वजह से, है ना। तो ये ध्यान रखिए, हमारे पास जो आया है इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू वो आया है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, है ना, ठीक है। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आ चुका है हमारे पास ई। चलिए, इसके बाद में थोड़ा सा और है, उसको देखते हैं। क्या बोलता है ये, इस तरीके से बोलता है कि एक सेकेंड, देखो हमारे पास एक रिलेशन था सेकंड चैप्टर में, इसी में क्या, वी नो दो प्लेट्स के बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है -dV/dr होता है, ये पढ़ा है, पढ़ा है कि नहीं पढ़ा, कि वो पोटेंशियल, उसका नाम है कि रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल के बीच में, ठीक है ना। जो रिलेशन है वो क्या रही है ना, तो ये ध्यान रखना। अब इसको मैं इसमें अप्लाई करके देखता हूँ। दो प्लेट कौन सी है, ये दोनों, ये तो कैंसिल, इसका तो छोड़ो तुम, जो नेट है वो इसी की वजह से है। तो जो इसी को अगर मैं इसमें अप्लाई करूँ तो देखो ये साइन होता है ना, ये साइन, इसकी तो कोई इंपॉर्टेंस है नहीं, ये खाली ये बताता है
कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में पोटेंशियल हो रहा है वो घट रहा है, पोटेंशियल चेंज हो रहा है वो नेगेटिव है, इसका मतलब पोटेंशियल क्या हो रहा है, घट रहा है। देखो ना, यहाँ पोटेंशियल ज्यादा है, यहाँ पोटेंशियल कम है, तो खाली ये बताता है कि इसका पोटेंशियल डिक्रीज हो रहा है। तो आप लोग इसको अच्छे से समझे, तो नेगेटिव की इज्जत है नहीं। अच्छा, चेंज इन पोटेंशियल कितना है बच्चे, मैंने वहां निकाला, देखो v इक्वल्स टू v1 माइनस v2, तो हम लोग चेंज इन पोटेंशियल को v लिख लेते हैं, क्या लिख लेते हैं, v, कोई प्रॉब्लम नहीं है। dr कि कहां से कहां तक पोटेंशियल चेंज हो रहा है, देखो v1 यहाँ है, v2 यहाँ है, ये पोटेंशियल चेंज यहाँ से यहाँ तक का है, इन दोनों प्लेट्स के बीच में डिफरेंस वो कितना है, d है, तो ये dr क्या है, यहाँ पे d है, तो एक्चुअली देखा जाए तो E इज इक्वल टू क्या हो गया, v डिवाइड बाई d, हुआ कि नहीं, ऐसा है। तो मुझे अगर वोल्टेज निकालना है सर, क्यों, क्योंकि q c इज इक्वल टू q अपॉन v होना है, तो बस c इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, v निकालना है मुझे यहाँ से, तो E इंटू डी क्या हो जाएगा, E इंटू डी, यहाँ तक समझ में आता है क्या, तो ये फॉर्मूला हमको दिया है, ठीक है। अच्छा, फ्रॉम ये अब देखो हम लोग क्या जानते हैं कि E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये तो जानते हैं ना, तो कैसे E की जगह लिखेंगे सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट इनटू डी, ठीक है। कहां से लिखा है सर, मैंने इसी से लिखा है ना, आप लोग मेंशन कर लेना, ये क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ऐसा है, ठीक है ना। तो एक ये हो गया। अब बताओ, अब क्या है फॉर्मूला हमारे पास, अब हमारे पास जो फॉर्मूला है, अब हमको क्या निकालना है, कैपेसिटेंस निकाल सकते हैं, देखो कैसे। अच्छा, इसको थोड़ा सा और चेंज कर दूं ना तो सही रहेगा, देखो सिग्मा इज इक्वल टू क्या होता है, सिग्मा इज इक्वल टू होता है चार्ज पर यूनिट एरिया, है ना, इसको यहीं चेंज कर देता हूं, तो क्या होगा, सिग्मा की जगह देखो, सिग्मा की जगह लिखेंगे q अपॉन a, एप्सिलॉन नॉट नीचे है ही और d ये है, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, सिंस वी नो कि c इज इक्वल टू q अपॉन v, ऐसा ही तो है, तो q कितना हो जाएगा, सॉरी q की जगह तो q रखेंगे, v की जगह क्या रखेंगे, ये रखेंगे q d अपॉन a एप्सिलॉन नॉट, तो ये पलटेगा ऊपर जाके, अच्छा q से q तो कैंसिल हो जाएगा, ये पलटेगा तो क्या आ जाएगा, एप्सिलॉन नॉट a डिवाइड बाय d, ये आएगा। तो इस जो जो पैरेलल प्लेट्स कैपेसिटर है, उन दोनों के बीच में जो क्या बोलते हैं उसको, कैपेसिटेंस है, वो कितना है, इतना है, c इज इक्वल टू a एप्सिलॉन नॉट d। इसका मतलब जो कैपेसिटेंस है ना, वो डिपेंड करता है किस पे, a और d पे, किस पे, प्लेट्स का एरिया कितना है उस पे और d पे, है ना। और ये तो कांस्टेंट है, ये फ्री स्पेस की परमिटिविटी है, क्या है, फ्री स्पेस की परमिटिविटी, तो इसकी कोई वैल्यू नहीं है। तो इसको थोड़ा सा और देख लेते हैं, ठीक है, इसको थोड़ा सा देख लूं, तो इस फॉर्मूले को अगर मैं देखूं तो C इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A, इसका मतलब बोलता है कि एरिया बढ़ेगा तो ये जो ये है इसकी कैपेसिटेंस बढ़ेगा, क्या बढ़ेगा, इसका कैपेसिटेंस बढ़ेगा अगर प्लेट का एरिया बढ़ा देंगे तो, बट C इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू D, इसका मतलब ये अगर D बढ़ाई ना हमने तो कैपेसिटेंस कम होगा, तो देखो D यहाँ भी नुकसान कर रहा है, इसीलिए हमने क्या किया था, D को ऐसे बहुत 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 छोटा लिया, ठीक है। तो ये चीज थी यहाँ से, तो ध्यान रखना ये। अच्छा, इसका मतलब ये है कि जो कैपेसिटेंस होता है किसी भी कैपेसिटर का, वो किस पे डिपेंड करता है, वो डिपेंड करता है उसके चार्ज और वोल पोटेंशियल डिफरेंस के बीच, उस पर डिपेंड नहीं करता है, वो डिपेंड करता है उसके एरिया, प्लेट के एरिया और उनके बीच की डिस्टेंस के बीच में डिपेंड करता है, पे डिपेंड करता है। अच्छा, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं कॉन्फ़िगरेशन और साइज, ऐसे बोल सकते हैं, है ना, कि कॉन्फ़िगरेशन क्या रहेगा, क्या साइज रहेगा, उस पर डिपेंड करता है। तो यहाँ तक हमारा पैरेलल प्लेट कैपेसिटी खत्म होता है। इसके बाद में अगर चाहो तो एक क्लास और करवा देते हैं, है ना। इसके बाद में एक टॉपिक और है, तो वो जितना हो पाएगा उतना करेंगे, और नहीं हो चाहो पूरा भी हो सकता है, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो ये थोड़ा लंबा हो जाएगा, है ना। अब हम लोग देखते हैं कि अभी देखो इसके ये जो दो पैरेलल प्लेट्स थी, इनके बीच में कुछ भी मीडियम नहीं था, खाली एयर समझ लो या वैक्यूम समझ लो, क्या समझ लो, एयर या वैक्यूम, ठीक है, एयर या वैक्यूम थी, है ना। अगर मान लो इसमें कोई डाइइलेक्ट्रिक डाल दूं तो क्या फर्क पड़ेगा, क्या डाल दूं इसमें, इन दोनों के बीच में अगर कोई मैं डाइइलेक्ट्रिक डाल दूं तो क्या फर्क पड़ेगा, ठीक है ना। तो ये टॉपिक है वो ये है, इफेक्ट ऑफ डाइइलेक्ट्रिक, इफेक्ट ऑफ डाइइलेक्ट्रिक ऑन कैपेसिटेंस, ऑन कैपेसिटेंस, इफेक्ट ऑफ डाइइलेक्ट्रिक ऑन कैपेसिटेंस, मतलब जो कैपेसिटेंस है
कैपेसिटर का कैपेसिटेंस है उस पे डाइइलेक्ट्रिक का क्या इफेक्ट पड़ेगा, है ना, ये चीज है। इसको भी थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं, ये भी ठीक ठाक टॉपिक है। देखिए वही बात है हमारे बीच में, अभी ध्यान से देखो क्या बात है, जैसे तो समझो इस बात को ना। मैं प्लेट को थोड़ा सा बड़ा बना देता हूँ। मान लो ये प्लेट है, कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत दिखा इसका थोड़ा बहुत सा एरिया है। अब देखो ध्यान से, इधर पॉजिटिव 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 पॉजिटिव, इस तरह इधर नेगेटिव 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 नेगेटिव। ये दो प्लेट्स है हमारे पास, है ना, वही प्लेट है, दूसरे नहीं है। तो इन दोनों के बीच में डिस्टेंस कितनी होगी, डी। कितनी होगी, डी। इसकी लेंथ कितनी होगी, एल। इस पे जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है वो प्लस सिग्मा, है ना, और चार्ज हो गया प्लस क्यू, और यहाँ पे वोल्टेज हो गया V1। ठीक है, ओरिजिनल सरफेस चार्ज डेंसिटी है। दूसरा इधर जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है माइनस सिग्मा, और सरफेस जो चार्ज इसके ऊपर माइनस, और ये हो गया V2। ऐसा ही तो है, एरिया दोनों का वही है जो पहले था, है ना। ठीक है, अब क्या हो रहा था कि पहले तो ये खाली था, यहाँ से क्या था, पहले खाली था, लेकिन अब मैंने इसके अंदर एक डाइइलेक्ट्रिक भर दिया है। क्या भर दिया है, डाइइलेक्ट्रिक भर दिया है। ठीक है, अब ध्यान से सुनिए, डाइइलेक्ट्रिक भर दिया है। तो डाइइलेक्ट्रिक का खास बात क्या होती है कि डाइइलेक्ट्रिक के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो इस तरीके से होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं, इस तरीके से होते हैं, या फिर अगर वो इस तरीके से रहेंगे, इस तरीके से रहेंगे, तो उनमें ऐसा होगा कि प्लस और माइनस दोनों पास पास में रहते हैं, जिसकी वजह से क्या हो जाता है कि उनका जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वो क्या बोलते हैं उसको, उनके जो नेट डाइपोल इलेक्ट्रिक मूवमेंट है वो क्या हो जाता है, जीरो। तो हम लोग ऐसे मान लेते हैं कि ये वाला भर दिया अभी। ठीक है, अब मान लो इसके अंदर से इलेक्ट्रिक फील्ड पास करेगा ना, ऐसे क्या पास करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इधर है, तो नेगेटिव चार्ज किधर जाएगा, इधर जाएगा, है ना, और पॉजिटिव चार्ज किधर जाएगा, इधर जाएगा। तो हम लोग ये मान के चलेंगे कि इधर नेगेटिव चार्ज आएगा और इधर क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि नेगेटिव चार्ज ऑलवेज ट्रेवल अपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना, जिसकी वजह से इसकी साइज बदलनी कुछ इस तरीके से हो जाएगी, है ना। तो मैं डायरेक्ट बना रहा हूँ, देखिए आप इसके अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वो है इस तरीके से है कि माइनस प्लस प्लस, ठीक है, बीच में भी रहेगा। ठीक है, एक डाइइलेक्ट्रिक है वो बना हुआ है। इसकी शक्ल ऐसी हुई क्यों है, क्योंकि इनके बीच में पॉजिटिव, देखिए यहाँ पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, इन दोनों के बीच में एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होगा इसकी वजह से। ठीक है, इस इलेक्ट्रिक फील्ड को मैं बोल रहा हूँ ई नोट। क्या बोल रहा हूँ, ई नोट बोल रहा हूँ, जो इनिशियली अगर मान लो जो मेन इलेक्ट्रिक फील्ड है उसके बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, इस तरीके से चलो इसको भी ई ले लेते हैं, तो है ना। चलो अब देखिए, ये नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है एक तरीके से। अब देखो ध्यान से, अच्छा इस केस में अगर मैं ध्यान से देखूं तो पॉजिटिव और नेगेटिव पास में तो कैंसिल हो जाएगा ये वाली टर्म। तो देखो जो लेयर बचेगी वो एक नहीं बचेगी, ये वाली बचेगी। अब इधर देखो, पॉजिटिव नेगेटिव कैंसिल, 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 पॉजिटिव नेगेटिव। तो जो लेयर बचेगी वो खाली कौन सी बचेगी, ये बचेगी, ये पॉजिटिव वाली। कौन सी वाली, ये वाली। ठीक है, यहाँ पे समझ में आता है कि आपको हम लोग प्रीवियस वाले फॉर्मूले जानते हैं, क्या जानते हैं। अब ध्यान से सुनना जो मैं बता रहा हूँ, यहाँ इसकी इस प्लेट पे पहुंच चुका है, ये समझ लो आप, टच है दोनों एक दूसरे के। लेकिन एक्चुअली देखा जाए तो ये इसकी वजह से कुछ सरफेस चार्ज डेंसिटी रहेगी कि नहीं रहेगी। अब ये हुआ क्या है, ये पोलराइजेशन की वजह से हुआ, क्योंकि वो जो मॉलिक्यूल गोल था वो क्या हो गया है, पोलराइज हो गया। तो इसकी जो सरफेस चार्ज डेंसिटी रहेगी, देखो कुछ चार्ज क्यों रहेगा, उसके पर यूनिट एरिया की अगर मैं बात करूं तो सरफेस चार्ज डेंसिटी रहेगी, तो उसको बोलेंगे इसकी वजह से जो होगा वो माइनस सिग्मा पी। ये पोलराइज सरफेस चार्ज डेंसिटी है। तो एक्चुअली जब ये इसके ऊपर पहुंचेंगे तो प्लस माइनस को काटेगा ज्यादातर को, ठीक है ना, कुछ इसको काटेगा और कुछ चार्ज बच जाएगा। जो नेट सरफेस चार्ज डेंसिटी आएगी ना, जो नेट सरफेस चार्ज डेंसिटी आएगी वो आएगी सिग्मा माइनस
सिग्मा पी। यहाँ देखो, यहाँ जो नया सरफेस चार्ज डेंसिटी आएगी, देखो यहाँ माइनस माइनस डोमिनेट कर रहा है। इसके बाद में ये जो कुछ है मॉलिक्यूल्स आएंगे जो पॉजिटिव आएंगे, वो कुछ नेगेटिव को डालेंगे। इस वजह से यहाँ जो इसकी वजह से सरफेस चार्ज डेंसिटी वो पोलराइज्ड सरफेस चार्ज डेंसिटी पॉजिटिव है। तो अगर मैं इन दोनों को देखूं यहाँ से, तो इन दोनों का जो वैल्यू होगा, तो देखो ये नेट सरफेस चार्ज डेंसिटी इस प्लेट पे रहेगी, नेट जो मेन है टोटल कितना रहेगी, इनिशियल माइनस ये वाला। अब देखो इसको इस इधर देखो तो माइनस सिग्मा 1 प्लस सिग्मा पी, इस तरह से प्लस है ना, ठीक है, ऐसा है। तो सिग्मा 1 नहीं है, सिग्मा ही है। तो नेट सरफेस चार्ज डेंसिटी नेगेटिव प्लेट पे इतनी रहेगी और पॉजिटिव प्लेट पे इतनी रहेगी, ये समझिए आप, है ना। चलिए इसके बाद में अगर मुझे जो करना है वो ऐसे ही करना है जैसे पहले करना था, ठीक है। अगर मैं मान लो इलेक्ट्रिक, अब मुझे मालूम है कि इसकी वजह से यहाँ तो कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा, पहले पढ़ चुके हैं। यहाँ भी कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा, पहले पढ़ चुके हैं। जो मेन इलेक्ट्रिक फील्ड था किसकी वजह से था, यहाँ की वजह से, ठीक है। अब ध्यान से सुनिए, अब मैंने जो निकाला था यहाँ जो, अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड देखूं, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे देखूं, अगर इसमें मैं इसको देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन प्लेट्स, बिटवीन प्लेट्स कितना आ रहा था, आता है वो E इज इक्वल्स टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। जनरली ऐसे आता है वो, नहीं सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट आता है। क्या आता है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन, जो नेट आया था वो बता रहा हूँ, इस पिछले वाले में निकाला सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन। लेकिन यहाँ क्या है कि इन प्लेट पे जो सरफेस चार्ज डेंसिटी वो सिग्मा नहीं है, जो नेट सरफेस चार्ज डेंसिटी है वो सिग्मा माइनस सिग्मा पी है। तो यहाँ पे ये जो सिग्मा है ना, उसकी जगह हम क्या लिखेंगे, सिग्मा माइनस सिग्मा नेट लिखेंगे, जिसको क्या बोलते हैं अपन, सिग्मा माइनस सिग्मा पी डिवाइड बाय एप्सिलॉन। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू आई है वहां, यहाँ ये सिग्मा अपॉन सिग्मा एप्सिलॉन नॉट, इस तरीके से ये आई है। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकाली। अच्छा एक चीज और है यहाँ पे, ये जो डाइइलेक्ट्रिक होता है इसका एक डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है। क्या होता है, डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है। तो ये मान लिया कि इसका जो डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है वो क्या है, के है। क्या है, के है। अब ध्यान से सुनिए मेरी बात। अब देखो सिंस सिग्मा माइनस सिग्मा पी वो कैसे आएगा वो बता देता हूं। सिग्मा माइनस सिग्मा पी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सिग्मा की वैल्यू के बराबर होगा, ठीक है। इस तरीके से समझिए, इन दोनों ये जो टर्म है वो इस सिग्मा जो पुरानी वाली है ना उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। इसको समझे अगर अपन तो समझने की कोशिश करते हैं। एक एग्जांपल बताता हूं आपको, उसे थोड़ा आपको वो आएगा। मान लो कि ये सिग्मा की वैल्यू है, ये सिग्मा माइनस सिग्मा की पी की वैल्यू है। क्या होना चाहिए, इसका मतलब ये होता है कि अगर सिग्मा बढ़े ना तो सिग्मा और सिग्मा पी भी क्या होना चाहिए, बढ़ना चाहिए। यही बात है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लिखा है तो मैंने, ठीक है। और अगर ये कम हो तो ये भी कम होना चाहिए। तो मैं अभी बढ़ने वाला केस ले लेता हूँ, देखो ध्यान से। सिग्मा लिख दिया मैंने, सिग्मा पी लिख दिया और सिग्मा पी भी लिख दिया। अच्छा सिग्मा पी को मैं कांस्टेंट मान लो। अब देखो इन दोनों में रिलेशन देखना है ना, तो मुझे इसको कांस्टेंट मानना पड़ेगा। अब ध्यान से सुनिए, मान लिया कि अगर मैं सिग्मा की वैल्यू रखता हूं कुछ भी 9 10 11 रख लेता हूं। अब देखिए सिग्मा क्या कर रहा है, यहाँ पे इंक्रीज कर रहा है इस एग्जांपल। तो सिग्मा माइनस सिग्मा पी, देखो सिग्मा माइनस सिग्मा पी कितना है, यहाँ पे 10 आ रहा है। फिर यहाँ पे कितना है, 10 माइनस 1 फिर 9। एक सेकेंड, मैंने रॉन्ग कर दिया ना। 9 माइनस 1 8 होता है, 10 माइनस 1 9 होता है, 11 माइनस 1 10 होता है। इसका मतलब ध्यान से देखिए, अगर मैंने सिग्मा को बढ़ाया, सिग्मा को बढ़ा रहा हूं नीचे से ऊपर से नीचे की तरफ, तो सिग्मा माइनस सिग्मा पी भी बढ़ रहा है। इस बेस पे हमने इसको बोला है, ठीक है ना, इस बेस पे हमने इसको बोला है। ये ध्यान रखना थोड़ा सा, ठीक है। अब देखो ध्यान से, एक टर्म यहाँ अगर मैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल पढ़ूंगा तो सिग्मा माइनस सिग्मा पी इस इक्वल का साइन आएगा और सिग्मा, अच्छा एक कांस्टेंट आना चाहिए, वो आएगा 1/k इंटू सिग्मा, ठीक है। तो जहां पे ये सिग्मा के क्या है वो इसको पहले इंट्रोड्यूस किया था मैंने, ये होता है डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। क्या होता है, डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। जो डाइइलेक्ट्रिक डाला गया है उसका कांस्टेंट है। क्या है, कांस्टेंट है। तो यहाँ पे सिग्मा माइनस सिग्मा पी इज इक्वल टू सिग्मा बाई के हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। इसको इक्वेशन फर्स्ट बोलिए, क्या बोलिए, फर्स्ट।
इसको इसमें पुट कर देंगे अपन, पुट इन 1, क्या करेंगे, पुट इन 1। समझ में आता है क्या आपको? इसमें पुट करके मैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वो इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल दूंगा। क्या निकाल दूंगा? इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल दूंगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड को अगर मैं देखूं तो कितना हो जाएगा, E इज इक्वल्स टू सिग्मा माइनस सिग्मा पी की जगह सिग्मा अपॉन के अपॉन एप्सिलॉन नॉट, कितना हो जाएगा, सिग्मा अपॉन के एप्सिलॉन नॉट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू आई है वो आई है सिग्मा अपॉन के एप्सिलॉन नॉट, ये आई है। ठीक है, सिग्मा की जगह अपन क्या लिख सकते हैं, क्यू अपॉन ए, क्या लिख सकते हैं, क्यू अपॉन ए, क्यू अपॉन के, ए तो ये लिख दिया और एप्सिलॉन नॉट ये लिख दिया, है ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू मेरे पास ये आ गई। इसको डाल लेते हैं इक्वेशन नंबर 2, है। ये कौन सी हो गई, इक्वेशन नंबर 2। अच्छा, फिर मैंने क्या बताया आपको, मेरे को वोल्टेज चाहिए, क्या चाहिए, वोल्टेज। सो वोल्टेज क्या हो जाएगा, E इंटू डी। तो E कितना है, ये रहा, ठीक है। E की वैल्यू रखो यहाँ, A के एप्सिलॉन नॉट इंटू डी। ऐसा क्यों कर रहे हैं हम, क्योंकि हमको कैपेसिटेंस निकालना है, Q अपॉन सी। समझ में आता है, Q अपॉन सी निकालना है, सॉरी C इज इक्वल टू Q अपॉन V निकालना है, ठीक है ना। अब ध्यान से देखो, सिंस वी नो दैट C इज इक्वल टू क्या होता है, Q अपॉन V, ऐसे ही होता है। तो ये वैल्यू को हम यहाँ पुट कर देंगे इसमें V की जगह, है ना, इस तरीके से। तो इसको अगर मैं पुट करूं तो Q तो ऊपर की ऐसे कैसे है, V की जगह ये वैल्यू पुट करनी है। तो देखो Q इंटू डी, और ये वाले भाई साहब के ए के एप्सिलॉन नॉट, ये ऊपर पलट के जाएगा तो ये Q से Q कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा के ए एप्सिलॉन नॉट, या फिर के ऐसे लिखो एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी, ये होना चाहिए। तो C इज इक्वल टू क्या आ गया, के एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी। मतलब ऐसे बोल रहा है ये कि अगर मैं इसमें डाइलेक्ट्रिक डाल दूं, उसके बाद में जो कैपेसिटेंस आएगा वो कितना आएगा, के एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी आएगा, इस तरीके से आएगा, है ना। तो इसको थोड़ा सा ओरिजिनल वन से कंपेयर करके देखते हैं, ठीक है। क्या देखते हैं इसमें, ठीक है। देखो इससे पहले वाला केस है, उसमें सी नोट बोल देता हूं, उसको क्या बोल देता हूं, सी नोट। जब यहाँ खाली था ना, एयर स्पेस था तब, तो उस टाइम पे जो फॉर्मूला हमारे पास आया था, आज ही क्लास में किया है, एप्सिलॉन नॉट अपॉन ए अपॉन डी, ठीक है। अब देखो इक्वेशन नंबर 3 एंड 4 मान लेते हैं, ऑन कंपेयरिंग बोथ इक्वेशंस, तो फिर ऐसे कर दो, ठीक है। चलो, ऑन कंपेयरिंग बोथ इक्वेशंस, ऑन कंपेयरिंग इक्वेशन 3 एंड 4। अगर 3 और 4 इक्वेशन कंपेयर करूं तो ध्यान से देखिए, मुझे ये समझ में आता है कि ये वाली टर्म है ना, ये वाली टर्म वो सी नोट के बराबर है, देखो है कि नहीं है। तो मैं क्या बोल सकता हूँ यहाँ से, C इज इक्वल्स टू के ऐसे कैसे, और ये क्या हो जाएगा, सी नोट हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो क्या होता है, ये ऐसे बोलता है कि जो इसका मैग्नीट्यूड है ना, वो पुराने वाले जैसे जिसमें एयर थी उसका कैपेसिटेंस इनटू ये डाइलेक्ट्रिक का कोफिशिएंट है ना। मतलब डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होगा ना, उसको अगर मैं पुराने वाले से मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या आ जाएगा, ये जब डाइलेक्ट्रिक डाला है तो उस टाइम का कैपेसिटेंस उसका आ जाएगा। और ये ध्यान रखना, ये जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है वो ग्रेटर देन होता है 1 से, क्या होता है, ग्रेटर देन होता है 1 से, ठीक है। इसलिए क्या होगा कि ये जो C होगा वो ग्रेटर देन होगा C नोट से। इसका मतलब अगर मैं डाइलेक्ट्रिक भर देता हूं दोनों के बीच में, तो जो कैपेसिटेंस है वो बढ़ जाएगा, वो क्या हो जाएगा, उसका बढ़ जाएगा, ठीक है। ये ध्यान रखिए। हाँ, एक चीज और है, दोनों की उसको भी कंपेयर कर देते हैं अपन। ये फॉर्मूला पूछ लेते हैं, है ना। के दो फॉर्मूले हो सकते हैं, C अपॉन C नोट बोल सकते हैं ना अपन इसको। देखो K इज इक्वल टू क्या बोल सकते हैं, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, C अपॉन C नोट बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, कैपेसिटेंस व्हेन डाइलेक्ट्रिक प्रेजेंट और कैपेसिटेंस व्हेन डाइलेक्ट्रिक नॉट प्रेजेंट, ठीक है। डाइलेक्ट्रिक जिसका कुछ कैपेसिटर वो होगा, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होगा, ये ध्यान रखना। मतलब ये एयर के लिए है कैपेसिटी। अच्छा, एक चीज और है, इसी फॉर्मूले को मैं दोबारा देखूं, कौन सा वाला फॉर्मूला है, ये वाला। इसी फॉर्मूले को अगर मैं देखूं फ्रॉम इक्वेशन 3, कौन सा, फ्रॉम इक्वेशन 3, इसको अगर मैं देखूं दोबारा तो ये चीज क्या है, क्या बोलता है कि इन दोनों को कंपेयर कर। देखो वहां पे जहां एप्सिलॉन नोट था ना खाली, वहां पे के हो रहा है साइड में,
मतलब वहां पे जहां एप्सिलॉन नॉट था खाली पहले वाले में, यहाँ क्या आ रहा है, के एप्सिलॉन नॉट आ रहा है। क्या आ रहा है, के एप्सिलॉन नॉट आ रहा है वहां पे। इसका मतलब ये है कि ठीक है, वहां पे जहां एप्सिलॉन नॉट था वह यहाँ क्या आ रहा है, के एप्सिलॉन नॉट आ रहा है। इसका मतलब अगर मैं इसको C इज इक्वल टू में इसको मैं ई एम मान लू या ई मान लेता हूँ खाली अपॉन ए डी, पुराने वाला जैसे बन गया। यहाँ पे ई क्या है, डाइलेक्ट्रिक मीडियम की परमिटिविटी है, ये जो डाइलेक्ट्रिक मीडियम है उसकी। तो ई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ई इज इक्वल टू ये वाला एप्सिलॉन नॉट के हो जाएगा। के की वैल्यू क्या आ जाएगी, ई अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो ये क्या बताता है, इट इज द रेशियो ऑफ परमिटिविटी ऑफ डाइलेक्ट्रिक मीडियम टू द परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, या फिर सी अपॉन सी नॉट, सी अपॉन सी नॉट ये भी बताता है। ठीक है, सी अपॉन सी नॉट की कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर व्हेन डाइलेक्ट्रिक मीडियम इज प्रेजेंट एंड कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर व्हेन डाइलेक्ट्रिक मीडियम इज नॉट प्रेजेंट। ठीक है, तो ये ध्यान रखना थोड़ा सा। ओके, यहाँ पे आपको ये ध्यान रखना है, जो भी मैंने बातें बोली हैं वो सिंबल आप लिख लेना कि सिग्मा सरफेस चार्ज डेंसिटी होता है ना, ये एरिया होता है, ये वोल्टेज होता है, ये फॉर्मूला का थोड़ा ध्यान रखना। इसको डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बोलते हैं, ये भी ध्यान होना चाहिए। ठीक है, इसकी वैल्यू कुछ ना हर डाइलेक्ट्रिक के लिए फिक्स होती है। तो आज हमने यहाँ पे दो लेक्चर्स कंप्लीट किए हैं एक ही क्लास में, और इसमें 2 टॉपिक मेन हो चुके हैं हमारे। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखना कि इस तरीके से हमने इसमें ये देखा है कि जो बेसिकली अगर हम डाइलेक्ट्रिक को डाल देते हैं एयर की जगह, तो वो जो कैपेसिटर है उसकी चार्ज स्टोरिंग कैपेसिटी क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, तो आज की क्लास खत्म करते हैं। थैंक यू, दैट्स ऑल फॉर इट। ओके, अच्छा एक बात वो है, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।